नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो हम इन्फिनिटिव और जिरेंड का ऑलरेडी एक वीडियो कवर कर चुके हैं और आज ये इन्फिनिटिव जिरेंड का पार्ट 2 है। पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था कि इन्फिनिटिव और जिरेंड होता क्या है। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी क्या कहलाता है, इन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जिरेंड कहलाएगा और 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को क्या बोलेंगे, इन्फिनिटिव बोलेंगे। और हमने इन्फिनिटिव का सब्जेक्ट के स्थान पर यूज पहले ही पढ़ चुके हैं। आज हम इन्फिनिटिव का ऑब्जेक्ट के स्थान पर यूज पढ़ेंगे। फिर हम देखेंगे कि इन्फिनिटिव का स्पेशल यूज कैसे होता है, कहाँ पे इन्फिनिटिव एक स्पेशल यूज की तरह कार्य करता है। इतना हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। कुछ सेक्शन इन्फिनिटिव के स्पेशल यूजेज के देखेंगे, उसके बाद जो बाकी मटेरियल होगा वो नेक्स्ट वीडियो में अपन पार्ट 3 के रूप में कवर करेंगे। देखिए, वैसे इन्फिनिटिव होता क्या है इसके बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि जब भी हमको किसी वर्ब का अगर एक नाउन की जगह यूज करना पड़े तो उस वर्ब को हम करने या होने का सेंस देने के साथ साथ हम उसको अगर सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की जगह बैठा ना हो, बोले तो नाउन की जगह यूज करेंगे तो वह कहाँ बैठेगा, सब्जेक्ट व ऑब्जेक्ट की जगह बैठाने के लिए उसको इन्फिनिटिव अथवा जिरेंड के रूप में चेंज करना पड़ेगा। अथवा डायरेक्ट वर्ब है वो सब्जेक्ट तथा ऑब्जेक्ट का काम नहीं कर सकती, वह नाउन का कार्य नहीं कर सकती। उसको नाउन का कार्य करवाने के लिए उसे या तो इन्फिनिटिव या फिर क्या जिरेंड होना पड़ेगा। तो हम नाउन की पोजीशन पे इन्फिनिटिव और जिरेंड का कैसे यूज करते हैं, सब्जेक्ट के स्थान पे हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं। जैसा कि आपने पढ़ा था, प्रोटीन इज गुड फॉर हेल्थ। तो प्रोटीन हेल्थ के लिए कैसा है, अच्छा है। वहीं पे मैंने क्या लिख दिया था, फिर मैंने एक जिरेंड लिया, रनिंग इज गुड फॉर हेल्थ। वहाँ रनिंग क्या है बताओ तो सही, वहाँ पे रनिंग जिरेंड है। वैसे ही टू रन इज गुड फॉर हेल्थ, वहाँ टू रन क्या है, 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, इन्फिनिटिव है। तो यहाँ टू रन और रनिंग दोनों का ही सेंस क्या है, दौड़ना। और प्रोटीन वहाँ पे नाउन था, वैसे ही दौड़ना भी क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। नेक्स्ट आज हम इस वीडियो के अंदर अब देखिए फर्स्ट स्लाइड में आज हम इन्फिनिटिव का यूज किसके स्थान पे पढ़ेंगे बताओ दोस्तों, ऑब्जेक्ट के स्थान पे इन्फिनिटिव का यूज पढ़ने वाले हैं। आज ऑब्जेक्ट के स्थान पे इन्फिनिटिव का यूज कैसे हो सकता है उसको हम देखने वाले हैं। देखिए दोस्तों, मैं इसको थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ। ऑब्जेक्ट के स्थान पे इन्फिनिटिव का यूज ऑब्जेक्ट के स्थान पे इन्फिनिटिव का यूज कैसे करेंगे बताओ दोस्तों। जैसा कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ऑब्जेक्ट का यूज कहाँ कहाँ पे हो सकता है बताओ। ऑब्जेक्ट की जगह पहले बात तो आता कौन है, ऑब्जेक्ट की जगह पे किसका यूज होता है, नाउन का यूज होता है। तो नाउन का यूज कहाँ कहाँ पे हो सकता है बताओ तो सही, एक तो सब्जेक्ट की जगह और एक ऑब्जेक्ट की जगह। अब ऑब्जेक्ट की जगह नाउन कैसे बैठेगा, एक तो ऑब्जेक्ट किसका बताओ, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। प्रीपोजिशन को अगर ऑब्जेक्ट बैठाना हो तो वहाँ पे भी क्या बैठाएंगे अपन, नाउन। और एक ऑब्जेक्ट किसके बाद आता है, ट्रांजिटिव वर्ब के बाद किसका यूज होता है, ऑब्जेक्ट का यूज होता है। बताओ दोस्तों, क्या इन ट्रांजिटिव वर्ब के बाद भी ऑब्जेक्ट का यूज हो सकता है? बिल्कुल नहीं। इन ट्रांजिटिव वर्ब कभी भी अपने बाद ऑब्जेक्ट नहीं लेता है। अगर ऑब्जेक्ट लेगा तो बीच में किसका यूज होगा, प्रीपोजिशन का यूज होगा। वो आप वैसे जानते हो क्योंकि ITV के बाद प्रीपोजिशन और प्रीपोजिशन के बाद किसका यूज होता है, ऑब्जेक्ट का यूज होता है। तो ITV तो इसमें बीच में प्रीपोजिशन आता है, जो अपन पहले भी पढ़ चुके हैं कि प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट। तो बताओ, अब ऑब्जेक्ट की जगह नाउन बैठता है तो यहाँ पे और नाउन की जगह एक तो प्योर नाउन बैठा सकते हैं। और यहाँ पे आज इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, इस ऑब्जेक्ट की जगह अपन किसको बैठाएंगे बताओ तो सही दोस्तों। एक तो 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को, 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और एक किसको, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। मैं पहले भी बता चुका हूँ, जब भी किसी वर्ब को अगर आपको सब्जेक्ट अथवा ऑब्जेक्ट बोले तो नाउन की पोजीशन बैठाना हो तो उसको इन्फिनिटिव अथवा जिरेंड के रूप में चेंज करना होगा। ये 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन्फिनिटिव है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING क्या है, जिरेंड है। और एक बेयर इन्फिनिटिव भी आता है जिसमें अकेला क्या आएगा, ये बेयर इन्फिनिटिव आता है ओनली, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को क्या बोलते हैं, बेयर इन्फिनिटिव बोलते हैं। देखिए अब हम स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे स्लाइड आपके सामने, इस स्लाइड में दे रखा है इन्फिनिटिव का यूज, ऑब्जेक्ट के स्थान पर इन्फिनिटिव एवं जिरेंड का यूज। देखो पहले वाला लिखा हुआ है प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। जब प्रीपोजिशन के बाद अगर ऑब्जेक्ट आ सकता है तो उस ऑब्जेक्ट की जगह पे बताओ इन्फिनिटिव जिरेंड का यूज हो सकता है कि नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। और दूसरा कौन सा है, ट्रांजिटिव वर्ब का
ऑब्जेक्ट, एक ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट। अब देखो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट देखिए, नॉर्मली प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट इन्फिनेटिव नहीं बनता, उसकी बजाय नाउन अथवा जिरंड का यूज किया जाता है। ध्यान रखना इस रूल को, नॉर्मल सेंस के अंदर प्रीपोजिशन का जो ऑब्जेक्ट है वो कभी भी कौन नहीं बनता, बताओ दोस्तों, कौन नहीं बनता, इन्फिनेटिव नहीं बनता है। किसका यूज करेंगे, या तो प्योर नाउन या फिर किसका यूज करेंगे, जिरंड का यूज करेंगे। नेक्स्ट देखिए, अब अब आपके सामने लिखा हुआ है ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट, टीवी का ऑब्जेक्ट। ये थोड़ा सा टाइप मिस्टेक है, जो वर्ड्स है इसका ट्रांसफर में थोड़ा सा चेंजमेंट होता है। तो ट्रांजिटिव का ऑब्जेक्ट, ट्रांजिटिव का ऑब्जेक्ट देखिए कैसे आता है। एक एग्जांपल आपके सामने लिखा हुआ है, आई यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट, रिमेंबर यहाँ क्या है बताओ तो सही, मेन वर्ब। फिर आगे देखिए, आई रिमेंबर, मुझे याद आए, रिमेंबर ING लगाइए, ED लगा के देखिए। अब देखिए, अब ये ट्रांजिटिव वर्ब है, मेन वर्ब है तो कौन सी वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है। अब ट्रांजिटिव वर्ब को क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए, ये तो ऑब्जेक्ट हो गया, लेकिन बीच में एक ब्रैकेट देखा है, वेन यहाँ किसका कार्य कर रहा है, कंजक्शन का कार्य कर रहा है। आई फिर से क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट, बी फॉर्म, और उसके बाद में ये नाउन ऑफ आइडेंटिटी का कार्य, स्कूल। जब मैं स्कूल का परिचय करवा रहा हूँ यहाँ, जब हुआ है स्कूल में था। अब मेरे को ये बताइए, आई रिमेंबर, मुझे याद आया, टू मीट सचिन व्हेन आई वाज ऑन स्कूल। ये बोल रहा है मुझे याद है, आज भी याद है, क्या याद है, सचिन से मिलना, व्हेन यानी जब, आई वाज ऑन स्कूल मतलब जब मैं क्या था, ऑन नहीं यहाँ पे कहना चाहिए, एट आना चाहिए, मतलब जब वह स्कूल में था उस समय सचिन से मिला होगा, तो सचिन से मिलना उनको आज भी याद है। मैं दोस्तों लास्ट वीडियो में भी बताया था आपको, इसको कैटेगराइज करने के लिए एक साधारण सा बेसिक मेथड है। जैसे आपके सामने लिखा हुआ है स्टार्टेड एक्शन, एक तो कौन सा एक्शन, एक तो स्टार्टेड एक्शन, और एक कौन सा, फिनिश्ड एक्शन। कौन सा, फिनिश्ड एक्शन। स्टार्टेड और फिनिश्ड एक्शन के लिए किसका यूज करेंगे बताओ, किसका यूज करेंगे दोस्तों, जिरंड का यूज करेंगे। अब मेरे को ये बताइए, पहली बात तो स्टार्टेड का मतलब काम स्टार्ट हो चुका, फिनिश्ड का मतलब काम पूरा हो चुका, इन दोनों ही सेंस में किसका यूज करेंगे, जिरंड का यूज करेंगे। लेकिन जैसे ही अनस्टार्टेड आता है, जैसे ही अनस्टार्टेड की बात आएगी, जैसे ही अनस्टार्टेड एक्शन आएगा, तो वहाँ पे किसका यूज करेंगे, इन्फिनेटिव का यूज करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, अभी कार्य स्टार्ट होना बाकी है, अभी कार्य स्टार्ट नहीं हुआ है। अभी आप दो इसी कंसेप्ट देखना, अपनी इस एग्जाम्पल को सोल्व करने वाले हैं, ये कंसेप्ट ध्यान रखना दोस्तों। देखिए आपके सामने जैसे स्लाइड दे रखी है, इसमें देखिए, अब मेरे को ये बताइए, उसको याद आया, इसका मतलब वो सचिन से पहले मिला तभी तो याद आया। इसी कंसेप्ट को देखते यहाँ स्टार्टेड एक्शन और एक्शन क्या फिनिश भी हो गया। ये तो यहाँ पे बताओ एक्शन स्टार्ट हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ, क्योंकि अगर एक्शन स्टार्ट नहीं होता तो सचिन से मिलता क्या, वो सचिन से मिलने का प्रोसेस पूरा हो गया, इसलिए फिनिश एक्शन तो वहाँ टू मीट नहीं, किसको, मीटिंग को लगाएंगे। आई रिमेंबर्ड, मुझे याद है, मीटिंग यानी मिलना, सचिन मतलब सचिन से मिलना, व्हेन यानी जब, आई वाज एट स्कूल जब मैं स्कूल में था तो उस टाइम पे सचिन से मिलना मुझे आज भी याद है। अब नीचे वाले एग्जाम्पल को देखिए, अब इस एग्जाम्पल में मज़ा आने वाला है। आई रिमेंबर, मुझे याद था, टू कॉल हिम ऑन हिज बर्थडे बट ही डिड नॉट अटेंड माई कॉल। अब मेरे को ये बताइए आप कि उसको क्या, टू कॉल या कॉलिंग, पहले तो यहाँ बताइए, उसने अटेंड नहीं किया, ही डिड नॉट अटेंड माई कॉल मतलब उसने अटेंड नहीं किया, तो आई ने कॉल किया कि नहीं किया, आई ने कॉल किया, तो एक्शन स्टार्टेड या अनस्टार्टेड, बिल्कुल कैसा हो जाएगा, स्टार्टेड, तो वहाँ टू कॉल नहीं क्या आएगा, कॉलिंग आएगा। अरे कॉल किया मतलब करने की प्रोसेस स्टार्ट थी कि नहीं, यहाँ पे एक्शन। अगर आप इसमें थोड़ा सा अगर एक्स्ट्रा माइंड लगाते हो, अगर आप उसमें कॉल अटेंड करने के ऊपर अगर थोड़ा सा दिमाग लगाते हो, तो आपको लगेगा कि टू कॉल आना चाहिए, क्योंकि कॉल अटेंड नहीं किया तो काम कहाँ से स्टार्ट हुआ। लेकिन दोस्तों यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे याद उसको है कि उसने कॉल किया, तो कॉल करने का प्रोसेस तो स्टार्ट हुआ कि नहीं हुआ, तो वहाँ टू कॉल नहीं, किसका यूज होगा, कॉलिंग का यूज, क्योंकि एक्शन स्टार्ट हुआ, चाहे फिनिश नहीं हुआ लेकिन एक्शन स्टार्ट तो हुआ। इन्फिनेटिव का हम यूज कब करेंगे, जब एक्शन स्टार्ट ही ना हो। लेकिन अगर एक्शन स्टार्ट हुआ तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हो गया, क्योंकि एक्शन स्टार्ट हुआ है तो इसका मतलब स्टार्टेड एक्शन हो चाहे फिनिश्ड एक्शन हो, दोनों ही सेंस में अपन किसका यूज करते हैं, जिरंड का यूज करते हैं। और अगर एक्शन स्टार्ट ही नहीं होता
तो हम इन्फिनेटिव का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब देखो, अब अपने सब्जेक्ट के जो पोजीशन पे इन्फिनेटिव पढ़ा, जिरंड पढ़ा, ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे इन्फिनेटिव और जिरंड पढ़ा, लेकिन अभी हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, स्पेशल यूजेज ऑफ इन्फिनेटिव। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता है और डिक टू डिक कॉपी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाता है, क्योंकि ये स्पेशल है, स्पेशल नाम ही स्पेशल है। अगर स्पेशल है तो बताओ उनको एग्जाम में आने की संभावना ज़्यादा से ज़्यादा है कि नहीं है? बिल्कुल है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ देखिए स्पेशल यूजेज में देखिए बी प्लस इन्फिनेटिव का प्रयोग नियर फ्यूचर, हाईलाइट कर लेना दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लेना कि बी प्लस इन्फिनेटिव का प्रयोग नियर फ्यूचर में होने वाले शेड्यूल अथवा प्लान एक्शन, मतलब नियर फ्यूचर में जस्ट ही पास में कुछ होने वाली शेड्यूल या कोई प्लान एक्शन को बताने के लिए किसका यूज करते हैं? बताओ तो सही। नियर फ्यूचर में होने वाले प्लान व एक्शन को बताने के लिए बी प्लस इन्फिनेटिव का यूज करेंगे, बी प्लस इन्फिनेटिव का यूज करेंगे। अब बताओ मेरे को दोस्तों, द ट्रेन यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट। इज यहाँ पे क्या है? बी फॉर्म। बताओ 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किसका यूज होगा? 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है? इन्फिनेटिव। एट यहाँ पे क्या है? प्रीपोजिशन। और 6 PM क्या है इसका? ऑब्जेक्ट। अब देखिए दोस्तों, द ट्रेन इज टू अराइव, इसका हिंदी मीन मैंने दे दिया है, आने वाली है। द ट्रेन इज टू अराइव, ट्रेन आने वाली है, आने वाली है, आने वाली है कब? एट 6 PM, 6 बजे ट्रेन आने वाली। इसका मतलब बताओ नियर फ्यूचर का शेड्यूल एक्शन है कि नहीं है? तो जब भी नियर फ्यूचर का शेड्यूल एक्शन आपको बताना हो तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि वह सेंटेंस किस में यूज करेंगे अपन? बी के साथ में इन्फिनेटिव का यूज करेंगे। जैसे देखिए नेक्स्ट एक एग्जांपल फिर देखिए, प्राइम मिनिस्टर इज टू विजिट, इसका मतलब विजिट करने वाले हैं। किसकी विजिट करने वाले हैं? जयपुर की। कब? टुमारो। बताओ कल प्राइम मिनिस्टर जी, जो प्राइम मिनिस्टर है, प्रधानमंत्री, वो विजिट करने वाले हैं किसकी? जयपुर की विजिट करने वाले हैं। तो नियर फ्यूचर हुआ कि नहीं हुआ? ये भी काम नियर फ्यूचर में होने वाला है। फिर नेक्स्ट देखिए, आगे देखिए, दे आर टू, दे यहाँ सब्जेक्ट है, आर टू ये आर बी फॉर्म के बाद में टू स्टार्ट इन्फिनेटिव ए न्यू कंपनी, इसका मतलब स्टार्ट करने वाले हैं। वे ये एक कंपनी स्टार्ट करने वाले हैं, इसका मतलब स्टार्ट नहीं हुई, इसका मतलब नियर फ्यूचर में ही वो एक कंपनी स्टार्ट करने वाले हैं। फिर देखिए एक एग्जांपल, फिर देखिए आपका ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। दैट ट्रेन, अब यहाँ पे बी फॉर्म टू अराइव और एट 6 PM। आप सोच रहे होंगे कि ये पास्ट का यूज हो रहा है, वाज है, तो ये नियर फ्यूचर कैसे होगा? दोस्तों बिल्कुल होगा, लेकिन वो काम होने वाला था लेकिन हुआ नहीं। इसमें ये फ़र्क रहेगा, उसमें क्या है, होने वाला होता है, लेकिन इसमें काम होने वाला था लेकिन हुआ नहीं। जैसे देखिए द ट्रेन वाज टू अराइव एट 6 PM, इसका मतलब ट्रेन 6 बजे आने वाली थी। इसका मतलब ट्रेन 6 बजे नहीं आई, ये काम हुआ नहीं, लेकिन ये वह सेंटेंस बिल्कुल सही है। बात तो नियर फ्यूचर की कर रहे हो, ट्रेन 6 बजे नहीं हो सकता है। जैसे आपको लगे कि ट्रेन का टाइम तो 6 बजे का था और वो ट्रेन टाइम का उसका शेड्यूल चेंज हो जाए या फिर ट्रेन कैंसिल हो जाए, तो उस सेंस में आप क्या बोलोगे? द ट्रेन इज टू अराइव, द ट्रेन वाज टू अराइव एट 6 PM बट, लेकिन द ट्रेन इज कैंसिल्ड। तो इस सेंस में आप अगर बोलोगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि ट्रेन आने तो वाली थी 6 बजे, बट आगे इसके प्रोसेस क्या हुआ, वो कैंसिल हो गई या फिर पोस्टपोन थोड़ा सा आगे बढ़ गई हो। इसी सेंस में आप किसका यूज करेंगे? वाज का, न कि इज का। नेक्स्ट देखिए, अब आपके सामने नेक्स्ट है द प्राइम मिनिस्टर, जो प्राइम मिनिस्टर वाज टू विजिट, वही बात, बी फॉर्म, बी के बाद टू विजिट इन्फिनेटिव, जयपुर द नेक्स्ट डे, इसका मतलब प्रधानमंत्री जी जो थे वो जयपुर की विजिट करने वाले थे। कब? नेक्स्ट डे को जयपुर की विजिट करने वाले थे। बताओ विजिट किया क्या? प्रधानमंत्री जी जयपुर आए क्या? बिल्कुल नहीं, काम हुआ नहीं, किसी प्रोसेस की वजह से ये कार्य पूर्ण नहीं हो सकता है कोई शेड्यूल मीटिंग हो, चेंज कर दिया हो सिस्टम, कुछ और रीज़न हो गया हो, हेल्थ रीज़न हो, तो उस सेंस में वो क्या हुआ, वो विजिट नहीं कर सके। इस सेंस में इसका मतलब वो काम नहीं हुआ, लेकिन ये नियर फ्यूचर में काम होने वाला था, इसलिए इसमें किसका यूज किया गया है? पास्ट का यूज किया गया है। देखो दे वर, फिर वर बी फॉर्म टू स्टार्ट क्या हो जाएगा? बताओ इन्फिनेटिव ए कंपनी, इसका मतलब एक नई कंपनी स्टार्ट करने वाले थे।
वो बताओ स्टार्ट की क्या कोई कंपनी स्टार्ट की नहीं, लेकिन करने वाले थे वो। अगर ऐसा कोई काम का आपको करना हो, दे वर टू ईट फूड, वो खाना खाने वाले थे लेकिन खाना नहीं खाया। लेकिन जैसे ही मैं बोलूँगा दे आर टू ईट फूड, इसका मतलब क्या हुआ, वो खाना खाने वाले हैं। काम तो इसमें भी नहीं हुआ, लेकिन इसमें क्या, वो करने वाले हैं। लेकिन पहले वाला जो सेंटेंस था उसमें क्या था, दे वर। देखो इसका मैं थोड़ा सा और एक बार थोड़ा सा डिटेल से देखते हैं। देखिए एक बार देखिए, इधर देखिए, ही was to eat फूड। इन दोनों के बीच का डिफरेंस समझने की कोशिश करना। दूसरा सेंटेंस लिखा हुआ ही इज टू ईट फूड। देखिए दोस्तों, इन दोनों के सेंटेंस में देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है, उसको हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ही सब्जेक्ट है, वाज यहाँ बी फॉर्म, टू प्लस ईट यहाँ इन्फिनेटिव और फूड इसका क्या है, ऑब्जेक्ट है। ऐसे ही इसमें ही सब्जेक्ट है, इज यहाँ बी फॉर्म, टू प्लस ईट यहाँ इन्फिनेटिव और ये फूड क्या है, इसका ऑब्जेक्ट। लेकिन दोनों के सेंस में फ़र्क है दोस्तों। दोनों में फ़र्क क्या है, पहले वाला बोला दे ही वॉज टू ईट फूड का इसका मतलब वो खाना खाने वाले थे, इसका मतलब वो खाना नहीं खाए। लेकिन दूसरे वाला सेंटेंस को देखिए दोस्तों, ही इज़ टू ईट फूड, इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, वो खाना खाने वाले हैं। अभी भी खाना तो नहीं खाए, लेकिन ये प्रेजेंट की बात कर रहा है और ये बता रहा है उसमें तो नहीं खाए थे, खाने वाले थे, इसका मतलब नहीं खाए थे, इसका मतलब वो कार्य अब नहीं होने वाला। लेकिन ही इज़ टू ईट फूड का मतलब वो खाना खाने वाले हैं, नियर फ्यूचर में अभी खाना खाने वाले। इस मतलब इसमें काम का होना बाकी है, और वो तो वह काम ही क्या हो गया, कैंसिल ही हो गया। दोनों के डिफरेंस को समझने की कोशिश कीजिए, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार 5 बार रिवाइज कीजिए अच्छे से, आपका ये डिफरेंस अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये आपका जो डाउट है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आप तो बस इसको थोड़ा सा ध्यान लगा के अच्छे से पढ़ते जाइए और एक बार में समझ, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा टफ कैटेगरी का आता है। लेकिन दोस्तों इन्फिनेटिव, जिरंड, क्लोज फ्रेज और एडवर्ब, ये 3 टॉपिक ऐसे हैं जिनको आप एक बार नहीं 5-5 बार अच्छे से रिवाइज कीजिए। मैं बता रहा हूँ ये कंसेप्ट आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और इन्फिनेटिव, जिरंड, क्लोज एंड फ्रेजेज अगर अच्छे से पढ़ लोगे आप, तो द हिंदू जैसे न्यूज़पेपर, इंग्लिश न्यूज़पेपर्स आते हैं, उनको समझने में भी आपको बिल्कुल दिक्कत परेशानी नहीं होने वाली है। और आपका जो कॉम्प्रेंशन पार्ट है वो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, इस पोर्शन के ऊपर आपका कॉम्प्रेंशन पार्ट बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। इस चीज़ को ध्यान रखना। अब देखिए एक नया कंसेप्ट आप फिर पढ़ने जा रहे हैं। देखिए पहले पढ़ा था अपन ने बी प्लस इन्फिनेटिव, लेकिन अब यहाँ पे क्या होता है, बी प्लस अबाउट, बी प्लस अबाउट प्लस इन्फिनेटिव। यहाँ पे दोस्तों ये बी के बाद अबाउट यहाँ किसका कार्य करता है बताओ दोस्तों, एडजेक्टिव का कार्य करेगा। ये किसका कार्य करेगा, एडजेक्टिव का। और इसका मतलब क्या होता है, सून सून सून, जल्दी ही जल्दी ही जल्दी ही। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना, यहाँ अबाउट की जगह कहीं ऐसे मत आप फील करने लग जाना कि बी प्लस सून प्लस इन्फिनेटिव लिख दें, नहीं, क्योंकि सून ये एडजेक्टिव नहीं, क्या होता है बताओ तो सही दोस्तों, एडवर्ब। लेकिन एडवर्ब सून की जगह अगर हमको एडजेक्टिव इसका रूप बैठाना हो तो किसको बैठाएंगे, अबाउट को बैठाएंगे। फिर आप बोलोगे दोस्तों कि अबाउट तो प्रीपोजिशन होता है, बिल्कुल दोस्तों होता है, लेकिन जब ये नाउन से पहले आता है तो ये प्रीपोजिशन होता है, तो वहाँ पे इसका क्या सेंस रहता है बताओ तो सही, के बारे में। आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब देखिए हम आगे स्लाइड की तरफ थोड़ा सा बढ़ते हैं। अब बताइए दोस्तों, इसमें देखिए, इसमें मैं थोड़ा सा जूम इन करता हूँ इसको। अब देखना दोस्तों, यहाँ पे देखिए, अब ये आपके सामने एक स्लाइड है, इस पे लिखा हुआ है बी प्लस अबाउट प्लस इन्फिनेटिव। यहाँ अबाउट एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है, जिसका अर्थ होता है सून ही, यही मैंने बताया, जल्दी ही। अब देखो यहाँ पे सून क्या रहेगा, एडजेक्टिव रहेगा, और बी के बाद बताओ एडजेक्टिव आ सकता है कि नहीं आ सकता, बिल्कुल आ सकता है। ये इन्फिनेटिव है, ये प्रीपोजिशन, और इसका ये क्या है, ऑब्जेक्ट। द ट्रेन इज टू अराइव पढ़ा था पहले अपन ने, तो इसका मतलब ट्रेन आने वाली है। लेकिन द ट्रेन इज अबाउट टू अराइव, द ट्रेन इज
अबाउट टू अराइव एट द स्टेशन, इसका मतलब जल्दी ही ट्रेन है वो कहाँ आने वाली है, स्टेशन पर आने वाली है। अगर इज टू अराइव बोलोगे तो नियर फ्यूचर का एक्शन है, तो आपका मतलब होगा ट्रेन आने वाली है। लेकिन जैसे ही अबाउट टू अराइव लिखा, इसका मतलब क्या हुआ, जल्दी ही आने वाली है। इसमें क्या होता है, लैंग्वेज में इसमें थोड़ी और ज़्यादा क्लियरिटी हो जाती है। इसमें ये हो जाता है कि वो काम बहुत जल्दी होने वाला है। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ देखिए। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल को आप अच्छे से देखना। यहाँ नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखा हुआ है अबाउट टू अराइव और एक टू अराइव सून, इसको भी देख लीजिए। तो इसमें द ट्रेन सून अराइव नहीं होगा, अबाउट टू अराइव सही है, लेकिन ये भी सही हो जाएगा अबाउट टू अराइव सून। अब कैसे हुआ, इसमें अबाउट एडजेक्टिव, लेकिन सून यहाँ एडवर्ब और बी फॉर्म के बाद एडवर्ब नहीं आता। लेकिन अब इधर देखिए, लेकिन सून अराइव, तो ये अराइव यहाँ पे सून, यहाँ सून क्या एडवर्ब है, और ये इस वर्ब के लिए किसका कार्य कर रहा है, एडवर्ब का कार्य कर सकता है। अब देखो एक नया कंसेप्ट आपके सामने आया है, ऑल अबाउट। ऑल अबाउट ऑल अबाउट का मतलब क्या होगा, यहाँ पे बताइए तो सही। ऑल अबाउट का मतलब ही क्या है, मतलब है, मीन्स जिसको बोलते हैं, मीन्स आएगा। मतलब ही क्या है, मतलब होता है। ऑल अबाउट का मतलब क्या रहेगा, मतलब है। देखिए बिजनेस इज ऑल अबाउट मीन्स बताओ सेटिस्फाइंग द कस्टमर या फिर टू सेटिस्फाई द कस्टमर। बिजनेस करने का मतलब है कि कस्टमर को सेटिस्फाई करना। इसका मतलब बिजनेस कर रहे हो, जब एक्शन स्टार्ट होगा तभी कस्टमर संतुष्ट होंगे ना, या फिर एक्शन स्टार्ट होने से पहले ही आप कस्टमर को संतुष्ट पहले कर देते हो और फिर बाद में बिजनेस स्टार्ट करते हो, बिल्कुल नहीं। कोई ना कोई प्रोसेस पे क्या होता है, ये कार्य स्टार्ट हो जाता है, उसी के बाद में किसका यूज क्या होता है, बिजनेस को कार्य। कोई आपसे कस्टमर कोई प्रोडक्ट लेके जाएगा तभी तो उसमें संतुष्टि होगी, या बिना खरीदे ही संतुष्टि कर लेगा, बिल्कुल नहीं। प्रोडक्ट का यूज होगा, उसके बाद क्या होगा, संतुष्टि होगी। इसीलिए यहाँ पे स्टार्टेड एक्शन कहीं ना कहीं तो स्टार्ट हुआ है, इसीलिए वहाँ जिरंड का यूज करेंगे, इन्फिनेटिव का नहीं। ए नाउन इज ऑल अबाउट, एक नाउन, अब ये देखो नाउन की डेफिनेशन तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। ए नाउन इज ऑल अबाउट, या फिर आप इसकी जगह यूज क्या करते हो, मीन्स। ए नाउन इज मीन्स ए पर्सन प्लेस एनिमल थिंग आदि का यूज करते हैं, तो वहाँ पे अपन क्या लिख सकते हैं, ए नाउन इज ऑल अबाउट ए पर्सन, ए एनिमल और थिंक, ऐसा भी अपन इसको यूज कर सकते हैं। जैसे अबाउट +2 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखा तो वहाँ अबाउट एडजेक्टिव था और उसका मतलब क्या होता, जल्दी ही। लेकिन ऑल के साथ में अगर अबाउट आ गया तो यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है। अब देखो द स्पीकर, यहाँ पे द स्पीकर है, बी फॉर्म के बाद अबाउट +2 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अबाउट प्लस इन्फिनेटिव हिज लेक्चर। इसका मतलब यहाँ पे अबाउट क्या है बताओ दोस्तों, एडजेक्टिव है और इसका मतलब क्या होता है, सून, जल्दी ही। तो बताओ द स्पीकर इज अबाउट टू स्टार्ट हिज लेक्चर। जो स्पीकर हैं वो अपना लेक्चर जल्दी ही स्टार्ट करने वाले हैं। जो स्पीकर है वो अपना लेक्चर जल्दी ही स्टार्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पे स्टार्ट कौन करने वाला है, लेक्चर स्टार्ट होने वाला है, और कौन, जो क्या है, स्पीकर, जल्दी ही। इसका मतलब कोई प्रोग्राम होगा उसमें कोई अगर स्पीकर होता है तो अगर वो अपना स्पीच स्टार्ट करने वाले हो और उसमें ज़्यादा क्लियरिटी है कि हाँ बहुत जल्दी ही स्टार्ट करने वाले, तो वह क्या लगाओगे आप, इज टू स्टार्ट की बजाय आप अगर अबाउट टू स्टार्ट लगाते हो तो इसका मतलब क्या होगा, एक अगर आपने इज टू स्टार्ट लगाया तो समझो कि वो नियर फ्यूचर में स्टार्ट करने वाले हैं। हो सकता है 1-2 घंटा लग जाए, 1-2 घंटे का टाइम लग जाए, लेकिन जैसे ही आप अबाउट टू स्टार्ट तो 1-2 मिनट के अंदर लेक्चर स्टार्ट ही होने वाला है। अपन इसका यूज भी करते हैं कि जल्दी ही आपका काम होने वाला है। नेक्स्ट देखिए दे वर, ते यहाँ पे सब्जेक्ट है, वर यहाँ बी फॉर्म, अबाउट यहाँ एडजेक्टिव, टू स्टार्ट यहाँ इन्फिनेटिव, और ये कंपनी क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो वह जल्दी ही एक कंपनी स्टार्ट करने वाले थे।
अब जल्दी ही एक कंपनी स्टार्ट करने वाले थे, मतलब कार्य स्टार्ट हुआ क्या, नहीं हुआ। स्पीकर देखो यहाँ पे स्टार्टेड और अनस्टार्टेड एक्शन से कीजिए। वो जल्दी ही स्पीच लेक्चर देने वाले हैं, तो लेक्चर दिया क्या, नहीं। जल्दी ही कंपनी स्टार्ट करने वाले थे, स्टार्ट की क्या, नहीं। अनस्टार्टेड एक्शन के लिए किसका यूज करते हैं बताओ तो सही दोस्तों, इन्फिनेटिव का एक्शन करते हैं, इसमें इन्फिनेटिव का यूज करते हैं। तो ये तो रामबाण है। अनस्टार्टेड एक्शन के लिए इन्फिनेटिव, स्टार्टेड या फिनिश एक्शन के लिए जिरंड। हर प्रकार के 99% सेंटेंस के अंदर इसका यूज़ आप अच्छे से कर सकते हो, आप अच्छे से इसमें मैच कर सकते हो। वहाँ आपको ये डाउट क्लियर करने में दिक्कत, बहुत क्लियरिटी लाएगा कि कहाँ पे मैं इन्फिनेटिव का यूज़ करूँ और कहाँ पे जिरंड का। उस सेंस में अगर आपका ग्रामेटिकल पोर्शन से आप नहीं क्लियर कर पा रहे हो तो उस टाइम पे आप वहाँ पे यहाँ सीधा स्टार्टेड और अनस्टार्टेड और फिनिश एक्शन की तरफ गौर कीजिए। वहाँ से आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि कौन सा वाला मैच हो रहा है। जो आपका माइंड बताइए, जो आपका दिल बोले, उसी को क्या करना, क्लिक करना और आगे बढ़ते जाना। अब यहाँ पे नोट लिखा हुआ है अबाउट के बारे में, इसके बाद नाउन अथवा जिरंड का प्रयोग होता है। बी प्लस अबाउट एडजेक्टिव है और इसके बाद इन्फिनेटिव का प्रयोग होता है, जो अपन पहले ही पढ़ चुके हैं। अगर अबाउट प्रीपोजिशन बनेगा तो इसका मतलब रहेगा के बारे में और इसके बाद नाउन तथा जिरंड का यूज होता है। लेकिन अबाउट जब भी एडजेक्टिव बन जाता है तो अपने बाद ये जिरंड और नाउन नहीं, किसका यूज करता है बताओ तो सही दोस्तों, इन्फिनेटिव का यूज करता है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ अपन बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों आगे क्या है, अर्थात आने वाले अब इसमें आपके सामने मैंने एक थोड़ा सा छोटा सा टेस्ट करने के लिए स्टार्टेड और अनस्टार्टेड एक्शन या फिर अबाउट टू स्टार्ट या जो भी है, इससे रिलेटेड मैंने 5 से 7 आपको क्वेश्चन करवाने की कोशिश की है। आंसर पे एक ध्यान कम और क्वेश्चन पे ध्यान ज़्यादा दोगे तो अच्छा रहेगा और आपको डाउट भी क्लियर होगा। आंसर तो लास्ट में मैच करना ही है, एग्ज़ाम के बाद में भी आपको वहाँ आंसर की नहीं मिलने वाली, वो तो एग्ज़ाम में आप करके आओगे उसी हिसाब से आपको क्या मिलेगी, आंसर की मिलेगी। और वो आप जो करके आओगे वो आंसर की में ऑटोमेटिक मैच होने वाला है। देखिए इसी तरीके से पहला क्वेश्चन द एग्ज़ाम स्टार्ट टुमारो। पहले बात तो मेरे को ये बता दीजिए, यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक क्लियरिटी करवाना चाह रहा हूँ कि आपने पढ़ा नियर फ्यूचर की एक्शन के लिए बी फॉर्म के बाद किसका यूज करते हैं बताओ तो सही दोस्तों, बी फॉर्म के बाद इन्फिनेटिव का यूज करते हैं। बी फॉर्म में आप समझ गए होंगे इज आर एम आगे भी होती है, जैसे एम वॉज वर बी बीइंग बीन। लेकिन एक यहाँ पे मैं कंसेप्ट आपका ये क्लियर करवाना चाहता हूँ। बताओ ये कंसेप्ट आपने अगर मॉडल अच्छे से पढ़ा तो उसमें पढ़ा होगा हैज़ टू, हैव टू और क्या पढ़ा था, हैड टू। क्या बताओ जब इसके साथ में भी मैं अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख दूँ हैज़ हैव हैड, तो ये क्या, ये भी कोई नियर फ्यूचर के एक्शन बताएंगे क्या, बिल्कुल नहीं। ये क्या है बताओ दोस्तों, ये तीनों मॉडल्स हैं और मॉडल के बाद बताओ किसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है। लेकिन ये किसको बताते हैं, कंपल्सन को बताते हैं, बाध्यता को बताते हैं, ये बाध्यता को बताते हैं, आपकी मजबूरी को बताते हैं। लेकिन ये जैसे बी फॉर्म के बाद इन्फिनेटिव आएगा तो वह नियर फ्यूचर के शेड्यूल एक्शन को करने का बारे में बताएगा। लेकिन जैसे हैज़ टू, हैव टू और हैड टू के बाद अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, वो जब हैज़ हैव और हैड के बाद अगर इन्फिनेटिव का यूज हो रहा है तो वो टू हैज़ हैव हैड के साथ में ऐड होकर उसको मॉडल बना देता है। और वो किसकी बात करेगा, कंपल्सन की बात करेगा, वहाँ बाध्यता बताएगा, आपकी मजबूरी के बारे में बताएगा। इसी से रिलेटेड ये 5 से 7 में क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ। देखिए कैसे करेंगे, आप अच्छे से टिक करते जाना। अब बताओ मेरे को कल एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है, कोई बाध्यता है या फिर नियर फ्यूचर का शेड्यूल एक्शन है, तो यहाँ 10 एग्ज़ाम की जगह क्या आ जाएगा, इज टू, द एग्ज़ाम इज टू स्टार्ट टुमारो। इसका मतलब कल एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है। पहले भी पढ़ा था अपने द ट्रेन इज़ टू अराइव एट 6 PM, इसका मतलब 6 बजे ट्रेन आने वाली है। बताओ मजबूरी है या नियर फ्यूचर का कोई शेड्यूल एक्शन है, नियर फ्यूचर का शेड्यूल एक्शन है। अब देखिए लेकिन आई हैव टू सबमिट माई डॉक्यूमेंट्स, इसका मतलब क्या हुआ, हैव टू या मॉडल और सबमिट इसका क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और माई डॉक्यूमेंट्स इसका क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, आई हैव टू सबमिट, मुझे सबमिट करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, सबमिट बताओ तो सही, माई डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पे क्या है बताओ, मजबूरी है, यहाँ कोई नियर फ्यूचर का शेड्यूल एक्शन नहीं है। अब बताओ वह अप्रैल में शादी करने वाले हैं, अगर शादी करने वाले हैं तो मजबूरी में कर रहे हैं क्या, बिल्कुल नहीं, क्योंकि शादी तो वैसे ही जोई का काम होता है। तो ये नियर फ्यूचर का क्या हो जाएगा, प्लान एक्शन हो जाएगा, प्लान एक्शन हो जाएगा या फिर शेड्यूल एक्शन है। तो दे आर टू मैरी इन
अप्रैल। अब यहाँ आर इसलिए क्योंकि दे यहाँ पे क्या है, प्लूरल फॉर्म है, तो दे आर टू मैरी इन अप्रैल, इसका मतलब वो अप्रैल में शादी करने वाले हैं। लेकिन मुझे देखो, फिनिश द वर्क बिफोर संडे, संडे से पहले मुझे ये काम करना है या करना पड़ेगा। ये यहाँ फिर देखिए हैज़ टू हैव टू की तरफ लेके जा रहा है आपको। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये आपके पास में क्या आ गया, यहाँ पे ये कंपल्सन है क्योंकि ये कार्य आपको संडे से पहले क्या है, करना पड़ेगा, तो ये बाध्यता आ जाएगी, यहाँ पे आर टू नहीं हैव टू आएगा। फिर देखो अब ये फिर 5 नंबर को, यू हैव टू पे 500 रुपीज़, आपको 500 रुपये पे करने पड़ते हैं। लेकिन यू रिसीव एन ऑफर, अब बताओ ऑफर मिला है तो ऑफर क्या कोई मजबूरी में होता है क्या, बिल्कुल नहीं। तो यू आर टू रिसीव ए ऑफर, इसका मतलब आपको एक ऑफर मिलने वाला है। नियर फ्यूचर की एक्शन के बारे में बात कर रहा है। दैट ट्रेन, ये आपने कर भी लिया, इज टू अराइव, 6 बजे ट्रेन आने वाली है। नेक्स्ट शेड्यूल की तरफ हम बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, अब ये एक बहुत महाभारत है, जो अब एक तरह का ये युद्ध है ये, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ से एक्सेप्शन स्टार्ट हो जाता है और इसी से ज़्यादा एग्जाम में क्या होता है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है एक्सेप्ट बट और एक्सेप्ट के बारे में। इसको अच्छे से थोड़ा सा समझ लेना, ध्यान लगा के देखिए। प्रीपोजिशन के बाद नाउन अथवा जिरंड का यूज होता है, इसका मतलब प्रीपोजिशन के बाद किसका यूज होता है, ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है। लेकिन बट का मतलब केस वाई प्रीपोजिशन होता है, एक्सेप्ट का मतलब भी केस वाई, दोनों क्या होती है, प्रीपोजिशन होती है। लेकिन अब इन दोनों में अपवाद चीज़ क्या है, उस चीज़ को आप समझने की कोशिश कीजिए। देखो लिखा हुआ है, उपरोक्त दोनों प्रीपोजिशन अपने बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अथवा 2+ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। इसके बाद नाउन का प्रयोग हो सकता है, लेकिन छाप लेना दोस्तों, इसको पक्का छपने वाला एग्जाम है ये भी। लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग नहीं होता, यही एक इसमें एक्सेप्शन है, यही इसमें क्या है, अपवाद है। कि अब देख लो यहाँ पे प्रीपोजिशन होती है एक्सेप्ट और बट दोनों, लेकिन उसके बाद आप नाउन आ सकता है, वह इन्फिनिटिव आ सकता है, लेकिन क्या नहीं आ सकता, जिरंड नहीं आ सकता। अब मेरे को ये बताइए दोस्तों, अपवाद होगा तो काम का होना रुकेगा कि नहीं, काम स्टार्ट ही नहीं होगा, इस वजह से जिरंड नहीं आता। एक बेसिक कंसेप्ट भी यहाँ से ध्यान रख सकते हो। लेकिन आप अगर फिर भी आप इसको ध्यान रखना है तो आप इसमें अनुमान लगा लो, जब भी कभी बट और एक्सेप्ट की बात आए तो समझ लेना आपको क्या करना है, वहाँ पे कभी भी जिरंड का यूज इनके साथ में नहीं होता है। नेक्स्ट देखिए, आगे देखो। लेकिन बट का बराबर लेकिन कब होगा, जब बट का मतलब बट अगर प्रीपोजिशन है। दोस्तों देखो, अभी आपने देखा ये बट आ गया आपके पास, अगर बट प्रीपोजिशन है, अगर बट प्रीपोजिशन है तो इसका मतलब होता है के सिवाय, के सिवाय। लेकिन यही बट जब कंजक्शन बन जाता है, क्या बन जाता है दोस्तों, कंजक्शन बनता है, तो इसका मतलब क्या बन जाता है, लेकिन। क्या बन जाता है, लेकिन बन जाता है। और कंजक्शन कहाँ यूज होता है, कंजक्शन का यूज, कंजक्शन के बाद कंजक्शन जब भी आएगा उसके बाद क्या आएगा बताओ, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, इसका बोले तो सेंटेंस आएगा। और उससे पहले भी क्या आता है, सेंटेंस। दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए किसका यूज करते हैं, कंजक्शन। एक चीज़ हमने यहाँ पे देखी, बट अगर प्रीपोजिशन है तो इसका मतलब क्या होता है, केस वाई। और जब भी इसका मतलब केस वाई रहेगा तो अपने बाद ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज नहीं करेगा। दोस्तों ध्यान रखना, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज नहीं करेगा। लेकिन जब बट अगर कंजक्शन है तो उसके बाद पूरा सेंटेंस आएगा, पूरा सेंटेंस आएगा। अब देखिए हम नेक्स्ट स्लाइड की अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, इसमें लिखा हुआ है, लेकिन इसमें क्या लिखा हुआ है, बट कंजक्शन तथा इसका अर्थ क्या, बट लेकिन कंजक्शन होता है तथा इस अर्थ में इसके बाद सेंटेंस का प्रयोग होता है। लेकिन बट अगर बल्कि है तो इस सेंस में ये क्या है, एडवर्ब है। एक ही बट अगर प्रीपोजिशन होता तो इसका मतलब होता है के सिवाय, बट अगर कंजक्शन होता है उसका मतलब लेकिन, अगर बट एडवर्ब है तो इसका मतलब बल्कि होता है। ही इज नॉट सिंसियर बट लेजी। अब देखो एग्जाम्पल भी दिया आपको, ही इज नॉट सिंसियर, वह सिंसियर नहीं है, बट लेकिन नहीं, बल्कि वह क्या है बताओ तो सही, लेजी है। यहाँ पे एडवर्ब है, यहाँ लेकिन नहीं, किसका, बल्कि का सेंस आएगा कि वह सिंसियर नहीं है, बल्कि क्या है, लेजी है। नोट, हार्डली नोट के बाद बट एडवर्ब, बल्कि एडवर्ब हार्डली नोट के बाद बट क्या होता है, एडवर्ब होता है, उसका मतलब क्या होता है, बल्कि। ही डज नॉट डू द वर्क विच ही शुड डू।
एक्सेप्ट डिस्टर्ब अदर्स और बट डिस्टर्ब अदर्स। दोस्तों यहाँ एक्सेप्ट ही सही है और वहाँ बट भी क्या है, सही है। बट और एक्सेप्ट दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों का यूज एक के स्थान पे दूसरे का यूज हो सकता है। जहाँ बट आ सकता है वहाँ किसका यूज हो सकता है, एक्सेप्ट का यूज भी हो सकता है। तो वह ही डज नॉट डू द वर्क, वह ऐसा कोई काम नहीं करता विच यानी जो ही शुड डू एक्सेप्ट डिस्टर्ब टू डिस्टर्ब। अगर आपने एक्सेप्ट डिस्टर्ब अदर्स दूसरों को डिस्टर्ब करने के सिवाय वह ऐसा और कोई काम नहीं करता है। अब नेक्स्ट देखिए, इस सेंटेंस में थोड़ा सा ऐसे इतनी ज़्यादा क्लियरिटी नहीं हो पाई होगी शायद, लेकिन नेक्स्ट सेंटेंस को देखिए, आई कैन नॉट डू एनीथिंग, मैं कुछ नहीं कर सकता। बट यहाँ पे बताओ दोस्तों कंजक्शन या प्रीपोजिशन। दोस्तों यहाँ प्रीपोजिशन है, कैसे पता चला? अगर बट कंजक्शन होता तो अपने बात क्या लेता, सेंटेंस, लेकिन यहाँ सेंटेंस नहीं, वर्ब की कौन सी फॉर्म आई है, फर्स्ट फॉर्म। और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ क्या है बताओ दोस्तों क्या है, ये बेयर इन्फिनिटिव है, ये बेयर इन्फिनिटिव है, ये बेयर इन्फिनिटिव है। और हार्म यू इसका मतलब प्रीपोजिशन है, तो इसका मतलब क्या रहेगा दोस्तों, यहाँ बल्कि नहीं, यहाँ लेकिन नहीं, यहाँ क्या रहेगा, के सिवाय, इसका मतलब है के सिवाय। अब इसका मतलब के सिवाय है, तो दोस्तों बताइए मेरे को, इसका सेंस कीजिए। आई कैन नॉट डू एनीथिंग, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, एनीथिंग मतलब कुछ भी नहीं कर सकता, बट यानी के सिवाय, हार्म यू तुम्हें हार्म करने के सिवाय मैं कुछ नहीं कर सकता, तुम्हें नुकसान पहुंचाने के सिवाय मैं कुछ नहीं कर सकता। बट टू हार्म यू का मतलब मैं आपको नुकसान पहुंचाने के सिवाय मैं कुछ भी नहीं कर सकता। ही हैज़ डन नथिंग, उसने कुछ भी नहीं किया, वह कुछ भी नहीं कर चुका। बट वेस्ट इज टाइम, अपने टाइम को वेस्ट करने के सिवाय उसने कुछ भी नहीं किया। इसका मतलब ये दोनों सेंटेंस देखो, जहाँ ये बेयर इन्फिनिटिव का यूज हो रहा है, शी वांट्स टू डू, ही वांट्स टू डू नथिंग, वह कुछ भी नहीं करना चाहती। बट गो होम, घर जाने के सिवाय वह कुछ भी नहीं करना चाहती। देखिए दोस्तों हमने तीनों सेंटेंस देखा। पहले वाले सेंटेंस में लिखा होता आई कांट डू नथिंग बट हार्म यू, मैं आपको नुकसान पहुंचाने के सिवाय कुछ नहीं कर सकता। शी हैज़ डन नथिंग, उसने कुछ भी नहीं किया, बट वेस्ट हिज टाइम, अपने वेस्ट करने के सिवाय। और शी वांट्स टू डू नथिंग, वह कुछ भी नहीं करना चाहती, बट गो होम, घर जाने के सिवाय। दोस्तों देखिए यहाँ पे बट के बाद हार्म, वेस्ट और गो तीनों ही क्या है, बेयर इन्फिनिटिव है। नोट देखिए ऊपर के 3 एग्जाम्पल में बट के स्थान पर एक्सेप्ट का यूज भी सेम अर्थ दिया जा सकता है। अब देखिए इसी सेम अर्थ में मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि बट और एक्सेप्ट दोनों क्या, एक सिक्के के दो पहलू, दोनों का यूज एक दूसरे के साथ कॉम्बिनेशन में किया जा सकता है। अब नेक्स्ट देखिए, हम नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, तो आगे देखिए अब दोस्तों इस स्लाइड में अब आगे देखिए, अब यहाँ पे पहले क्या था, बेयर इन्फिनिटिव था, लेकिन अब यहाँ किसका यूज हो रहा है, फुल इन्फिनिटिव। ही हैज़ नो चॉइस, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है, बट के सिवाय टू रिजाइन करने के सिवाय उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। यहाँ फुल पहले बेयर इन्फिनिटिव आ रहा था, अब किसका यूज हो रहा है, फुल इन्फिनिटिव का यूज हो रहा है। दे हैव नो अल्टरनेटिव, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, कोई अल्टरनेटिव नहीं, कोई और अल्टरनेटिव है, बट टू शट डाउन देयर बिजनेस, अपने बिजनेस को शट डाउन करने के सिवाय उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट देखिए, यू हैव नो ऑप्शन, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, बट टू अपोलाइज योर बॉस, आपके बॉस से माफ़ी मांगने के सिवाय आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। ये बट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दोस्तों क्या होती है बताओ तो सही, इन्फिनिटिव। और जब बट और एक्सेप्ट के बाद अगर इन्फिनिटिव का यूज हो रहा है, वो नाउन का कार्य कर रहा है। बट के बाद ये प्रीपोजिशन है कि बट यहाँ पे किसका कार्य कर रहे हैं, प्रीपोजिशन का कार्य कर रहे हैं। और जब बट प्रीपोजिशन होता है तो इसका मतलब क्या होता है, के सिवाय होता है। आई हैव फ्यू ऑप्शन, मेरे पास कुछ ऑप्शन है, बट टू एक्सेप्ट दिस जॉब, इस जॉब को स्वीकार करने के सिवाय भी मेरे पास क्या है, कुछ ऑप्शंस है। यहाँ हैव मैन वर्ब है और फ्यू ऑप्शंस क्या इसका ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अब मैं आशा करता हूँ आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर होता जा रहा होगा। फिर भी अगर थोड़ा बहुत भी डाउट रहता है तो वीडियो को 2-3 बार 5-7 बार अच्छे से रिवाइज करते जाइए। एक बार अभी, क्योंकि अगर आप सोचोगे कि पूरा कंप्लीट करने के बाद फिर हम वापस रिवाइज करेंगे तो उसमें आपको दिक्कत हो सकती है।
क्योंकि ये टॉपिक ही कुछ ऐसा है, अगर साथ साथ में 2 से 3 बार रिवाइज करते जाओगे तो ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। कुछ दोस्तों का तो मुझे ये भी कमेंट मिलता है कि इन्फिनिटी और जिरेंट पढ़ने के बाद अगर अपन पूरा टॉपिक पढ़ने के बाद दोबारा से टॉपिक उठाते हैं तो ऐसा लगता है कि एक नया टॉपिक स्टार्ट हो गया, कभी पढ़ा ही नहीं। इसीलिए दोस्तों मैं बार बार आपको एडवाइस देता हूँ कि आप इस टॉपिक को एक बार नहीं 3-3, 4-4 बार अच्छे से क्लियर कीजिए और अपनी बुक्स में मैचअप कीजिए, जिससे क्या आपको ये जब दोबारा पढ़ो तो आपको किसी प्रकार की इसमें कोई दिक्कत नहीं हो। इसी से रिलेटेड मैंने आज इन्फिनिटी और जिरेंट से रिलेटेड आपके सामने एक टेस्ट रखा है, उस टेस्ट को दीजिए, अच्छे से दीजिए और क्या स्कोर आपका रहता है। आपके पास टोटल 20 सेंटेंसेज हैं, जिसमें आपको इसमें इन्फिनिटिव का यूज होगा या फुल इन्फिनिटिव का यूज होगा, बेयर इन्फिनिटिव होगा या जिरेंट का यूज होगा। उसको अच्छे से यहाँ पे वीडियो को आपको पॉज करना है, अच्छे से टेस्ट को सोल्व करना है। फिर इसी के वीडियो के एंड में मैं यहाँ पे आंसर की अटैच कर दूंगा, उसी आंसर की से आपको मैच करना है और फिर आपका क्या स्कोर रहता है आप मेरे को ज़रूर बताना दोस्तों। ये आपका बहुत अच्छा अभ्यास हो जाएगा, इससे बहुत अच्छी प्रैक्टिस होने वाली है, जिससे आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं हो। जैसे ही आपका टेस्ट कंप्लीट होता है उसके बाद आपको आंसर की मैच करनी है, लेकिन आप दोस्तों ध्यान रखना कि पहले आंसर की नहीं देखनी है, पहले आंसर्स नहीं देखने हैं, कहाँ पे इन्फिनिटिव का यूज हो रहा है, कहाँ जिरेंट का यूज हो रहा है। अच्छे से मैच कर लीजिए और अच्छे से मैचअप कर लीजिए, खुद से धोखा नहीं करना और जो आपका एक्चुअल स्कोर रहता है वही मेरे को आप कमेंट करना, जिससे मैं आपको अनुमान लगा सकूँ, मेरे को पता चले कि आप लोगों को क्या स्कोर करने जा रहे हो और क्या स्कोर आप कर रहे हो। अच्छे से टेस्ट दीजिए और फिर बाद में आप उसको आंसर मैच कीजिए और जो आंसर आपका जितना आपका स्कोर होता है 20 में से वो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइए। और जिस भाई को अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, जिससे ज़रूरतमंद लोगों तक ये ज़्यादा से ज़्यादा पहुंच सके। जो महंगी फ़ीस अफोर्ड करके नहीं पढ़ सकते उन लोगों का यहाँ पे अच्छे से भला हो जाए। बेचारे बहुत अच्छे, ये कोई लैंग्वेज है, ये सब्जेक्ट है, लेकिन ये मेरे को ये बताइए दोस्तों, ये कंपटीशन के बाद में भी आपका पीछा नहीं छोड़ने वाले। आप कंपटीशन में कॉम्पीट करने के बाद में आपको अगर आप फॉरेन कंट्री कहीं जाने का ऑप्शन मिला तो वहाँ पे आपको इंग्लिश बहुत ज़रूरी है। इसलिए बता रहा हूँ कि आपको स्पीकिंग लेवल से, ये पार्ट ऑफ लाइफ है, ये सब्जेक्ट नहीं है, ये तो पार्ट ऑफ लाइफ है। तो जो भी भाई अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आया है तो नेक्स्ट वीडियोज़ के लिए जल्दी से इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ऑन रखिए, तो जैसे ही मैं कोई वीडियो डालता हूँ तो तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आइए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।